मेरा नाम अनु है। आज वो इंसान दोषी के रूप में खड़ा हुआ था जो हमेशा सबके लिए बहुत अच्छा बनता था। लोग उसे बहुत हमदर्द समझते थे और उसकी तारीफ करते थे, कहते थे कि कितना अच्छा इंसान है। सारी जिंदगी अनाथ लोगों का सहारा बना, लेकिन जब उसे गिरफ्तार किया गया तो हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई थी। कुछ लोग तो उसके बारे में कहते थे कि ऐसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, मगर किसी को पता नहीं था कि वो कैसा इंसान है। लेकिन मैं दुनिया के सामने उसका सच लेकर आई और अविनाश सिंह की तरफ बढ़े मेरे कदम कांप रहे थे। आंखें लाल हो रही थी, लेकिन चेहरे पर वो परेशानी और तकलीफ थी जो काफी समय से दबी हुई थी। फिर जैसे अविनाश सिंह के चेहरे से काला कपड़ा हटाकर उसका चेहरा बेनकाब किया गया तो वहां पर मौजूद बाकी सारी लड़कियां जोर जोर से रोने लगी और फिर गुस्से से जमीन पर मौजूद पत्थर उठाकर उस पर फेंकने लगी। भीड़ बेकाबू हो गई। कुछ पुलिस वाले आगे बढ़े कि उन लड़कियों को रोका जाए, मगर जब पास पहुंचे तो उन लड़कियों की कांपती हुई आवाज ने उनके कदम जकड़ लिए। ये कोई अच्छा इंसान नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा घिनौना इंसान था। इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक उम्रदार औरत जो कई सालों से अनाथ आश्रम में काम करती थी, जोरदार आवाज में बोली। ये सब ऐसे ही कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी चीखों के पीछे कई साल पुरानी कहानी छुपी हुई थी। वहां पर मौजूद सारे लोग उन लड़कियों को देख रहे थे। मैं उनके करीब गई और मैंने जब अविनाश सिंह की सारी सच्चाई लोगों के सामने पेश की तो वहां पर मौजूद सारे लोग शॉक्ड रह गए थे और लड़कियों की आवाज़ें बुलंद हो गईं जो न जाने कब से किसी सहारे की उम्मीद पर बैठी हुई थी और अपने आरोपी को सज़ा दिलवाना चाहती थी। मेरी ज़िंदगी उस समय बर्बाद हुई जब मेरे पिताजी दुनिया को छोड़कर चले गए। माँ और दादी के साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन एक दिन माँ भी मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि पिताजी के जाने के बाद माँ को गहरा सदमा लग गया था और वो अकेली मेरी परवरिश नहीं कर पा रही थी। दादी जिंदा थी मेरा ख्याल रखने के लिए, लेकिन वो काफ़ी बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो मुझे मेरी चाची के पास छोड़ देंगी। मेरी उम्र 13 साल थी और मेरी सगी चाची मुझे अनाथ आश्रम छोड़ आई थी। 2 साल पहले मेरे पिताजी की मौत हुई थी और उसके फौरन ही बाद अपनी माँ की मौत का सदमा भी मैंने देख लिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी अपने माता और पिता दोनों को खो दूंगी। पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ ही मेरी दुनिया थी, लेकिन जब वो भी मुझे छोड़कर चली गई तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरा अपना ही घर मेरे लिए नर्क बन गया था। दादी मुझे मेरी चाची के घर छोड़ने के लिए चली गई, लेकिन चाची मुझे वहाँ पर बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती थी। चाची के घर मुझे छोड़ने का फैसला मेरी दादी का था, मेरा नहीं था, क्योंकि मैं अपनी दादी से जुदा नहीं होना चाहती थी और दादी अपने बड़े बेटे के घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। दादी के कहने पर ही चाची ने मुझे अपने घर में जगह दी थी, वरना चाची के शब्द तो हमेशा तकलीफदेह होते थे। वो गुस्से में ही रहती थी कि मुझे ये बोझ अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। पहले ही हमारा परिवार और हमारे 10 खर्चे हैं, ऊपर से इसे भी यहाँ लाकर डाल दिया है। मैं क्या पागल हूँ जिस पर इतना बोझ डाल दिया गया है। वो हमेशा मुझे ताने दिया करती थी। इसके माँ बाप तो मर गए और सुकून से हैं, मगर इस मनहूस को मेरे गले डाल गए। मैं ये सब सुनकर हमेशा डर जाती थी और चुपचाप कोने में एक तरफ बैठकर रोती रहती थी। मेरी दादी ही थी जो मुझे प्यार करती थी और चाची से कहती थी कि ये मासूम है, इसे हम नहीं संभालेंगे तो फिर कौन संभालेगा। दादी के होते हुए मेरी चाची चाहकर भी मुझे उस घर से नहीं निकाल पाई, मगर उनका बर्ताव दिन ब दिन मेरे साथ खराब होता जा रहा था। कभी मुझे खाने के समय सबसे आखिर में बुलाया जाता तो कभी बासी खाना मेरे आगे रख दिया जाता था और हमेशा तो मुझे रातों को भूखा ही सोने पर मजबूर किया जाता था। मेरे कपड़े भी काफ़ी पुराने और गंदे हो चुके थे, जबकि मेरे चाचा चाची के बच्चे हमेशा नए कपड़े पहनते थे। चाची के ताने कभी कम नहीं हुए थे। वो हमेशा कहती थी कि ये सारे दिन घर में बैठकर मुफ्त का खाना खाती है, घर का कोई काम भी नहीं करती, बस हमेशा अपनी दादी के पीछे लगी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं था। मैं तो काम करने की कोशिश करती थी, फिर भी मुझे चाची डांट लगाती थी। मैं बर्तन धोने खड़ी हो जाती तो बर्तनों की आवाज़ सुनकर वो कहती कि ये क्या तोड़फोड़ कर रही है, चल दूर हो जा मेरी नज़रों से। फिर एक दिन वो समय भी आ गया जिसका मेरी चाची को न जाने कब से इंतज़ार था। मेरी दादी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं तो अपनी दादी के मरने से पूरी तरह से टूट गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि मेरी इकलौती दादी ही तो ऐसी थी जो मुझे प्यार करने के लिए जिंदा थी। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी
और अपनी दादी की अर्थी के पास बैठकर कहती थी कि दादी प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो, अब मैं कहाँ जाऊँगी, कौन मुझसे प्यार करेगा। लेकिन दादी तो अब बेजान हो चुकी थी। दादी के अंतिम संस्कार के बाद चाची तो बहुत खुश हो रही थी। उनकी खुशी के तो ठिकाने ही नहीं थे। वो लोगों के सामने अफसोस का दिखावा तो करती थी, लेकिन अंदर से खुश और बेफिक्र थी। सब लोगों के जाने के बाद उन्होंने कहा कि चलो अच्छा हुआ, मेरी जान छूट गई। अब जल्द ही एक और मुसीबत से मेरी जान छूटने वाली है। मैं अपनी चाची का ये मतलब नहीं समझ पाई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे उनके इन शब्दों का मतलब भी पता चल गया था, क्योंकि चाची मुझे एक अनाथ आश्रम छोड़ने के लिए गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले आई थी। मैं खामोशी से गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। मुझे चाची ने बता दिया था कि मैं तुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के लिए जा रही हूँ, इसलिए रो रो कर मेरी आंखें लाल हो चुकी थी और मेरा दिल बहुत डर रहा था। मैं बार बार चाची से रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन उनको तो जैसे मेरे रोने का, रिक्वेस्ट करने का कोई असर नहीं हो रहा था। उनके चेहरे पर तो मेरे लिए वही नफरत थी जो पिछले कई सालों से उनके चेहरे पर मौजूद थी। जब अनाथ आश्रम करीब आया तो मैं हिम्मत करके फिर से चाची से कहने लगी कि चाची, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। मैं घर के भी सारे काम करूँगी और जितना खाना आप मुझे खाने को दोगी सिर्फ उतना ही खाना खाऊँगी। बस मुझे यहाँ पर मत छोड़ो। चाची ने गुस्से से घूर कर मुझे जवाब दिया कि तेरे चाचा के पास इतनी दौलत नहीं आती कि मैं तुझ पर लुटा दूँ। बस काफ़ी समय तक तुझे अपने घर में जगह दे दी, अब मैं तेरी जिम्मेदारी और नहीं ले सकती। और वैसे भी तू मेरी कोई नहीं है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। चाची की बात सुनकर मेरी सांसें रुकने लगी और आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने घबराती हुई आवाज़ में कहा, लेकिन मेरे माँ पिताजी तो कहते थे कि आप हमारी अपनी हैं। चाची ने ज़ोरदार हंसी हंसी और वो कहने लगी कि तुम्हारे माता पिता के कहने से क्या होता है, वो दोनों तो मर गए, अब तुम भी चली जाओ यहाँ से। गाड़ी चलनी बंद हो गई थी और अनाथ आश्रम के सामने आकर रुक गई थी। दरवाज़ा खुला तो मेरी आंखों के सामने अनाथ आश्रम की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हुई थी, जैसे यहाँ मुझे हमेशा कैद करने के लिए लाया गया है। चाची ने मुझे धक्का देते हुए कहा, निकल जा यहाँ से, अब यही तेरी दुनिया है और तुझे यहीं पर रहना है। मैंने एक आखिरी उम्मीद भरी नज़र अपनी चाची की तरफ डाली, मगर उनके चेहरे पर मुझे सख्ती नज़र आ रही थी। मैंने गौर से अनाथ आश्रम के बड़े से दरवाजे की तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ देखने लगी। दिल में ढेर सारे सवाल थे कि क्या मैं सच में अनाथ हूँ? क्या मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है कि अब मैं सारी दुनिया के लिए अनाथ हो चुकी हूँ? कि सारी दुनिया मेरे साथ इसी तरह का बर्ताव करेगी जैसा चाची करती हैं? कई साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी, जहाँ मेरे पिता का साया था, माँ की मोहब्बत थी और दादी की फ़िक्र थी। माता पिता के मरने के बाद जब मुझे चाची के घर लाया गया, तभी मुझे समझ आ गया था कि अनाथ होना सिर्फ माता पिता को खो देने का नाम नहीं, बल्कि अपने जीते जागते रिश्तों को बदलते देखने का नाम भी है। चाची ने हमेशा साफ साफ कहा था कि वो मुझे बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि दादी की जिद थी, वरना वो तो कब की मुझे अपने घर से निकालकर बाहर फेंक देती। पिछले कई सालों में मैंने हमेशा अपने आप को जलील होते हुए देखा था। सब लोग जब खाना खा लेते थे और जो खाना बच जाता था वही खाना मुझे दिया जाता था, और कभी कभी तो खाना बचता ही नहीं था, जिसकी वजह से मुझे भूखा सोना पड़ता था। नए कपड़ों की जगह मैं पुराने फटे कपड़े पहनती थी जो मेरे चाचा चाची के बच्चों की उतरन होते थे, और अगर मुझसे धोखे से भी कोई गलती हो जाती तो उस पर मुझे ऐसे डांट मिलती थी जैसे मैं घर की सबसे फालतू चीज़ हूँ। दादी जब चाची के घर आती तो मैं उनको रो रो कर सब बता दिया करती थी। दादी कभी कभी चाची से मेरे लिए झगड़ा भी करती थी, लेकिन चाची उनके जाने के बाद फिर से वही हरकतें करती थी और मुझे पहले से भी ज़्यादा डांट सुनने को मिलती थी। मेरी दादी हमेशा मेरे लिए प्रार्थनाएं करती थी, मगर अब वो भी नहीं रही थी। जैसे ही मेरी दादी की मौत हुई, चाची ने फ़ौरन मुझे घर से निकालने का फ़ैसला कर लिया और आज वही दिन आ चुका था। मैं अनाथ आश्रम के दरवाजे तक आ चुकी थी। चाची खामोशी से मेरे करीब आई और कहने लगी कि अंदर चलो। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने ज़मीन में बैठकर चाची के पैर पकड़ लिया और उनसे कहा कि मैं कोई भी गलती नहीं करूँगी, हमेशा आपका कहना मानूंगी, जैसा आप कहोगी वैसा ही करूँगी। प्लीज़ मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ चाची। चाची ने ज़ोरदार लात मुझे मारी तो मैं ज़मीन पर गिर पड़ी थी और फिर मेरे बाजू से मुझे उठाकर वो अनाथ आश्रम के अंदर ले आईं। वहाँ दरवाजे पर ही 2-3 औरतें आईं और उन्होंने चाची के कंधे पर हाथ रखा। फिर चाची ने मुझे उनके हवाले कर दिया।
मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। चाची प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, मगर चाची की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। वो तो पलटकर अनाथ आश्रम के दरवाजे से बाहर ही चली गई थी। उन्होंने तो मुझे पीछे पलटकर भी नहीं देखा था और फिर वो जिस गाड़ी में बैठकर आई थी उसी गाड़ी में बैठकर वापस चली गई। मेरी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। ये समय मेरे लिए बहुत ही खतरनाक समय था। मेरे अनाथ होने का सबसे बड़ा दुख यही था कि अपनों के होते हुए भी मेरा कोई अपना नहीं था। अनाथ आश्रम के इंचार्ज ने मुझे सर से पैर तक देखा। मैं सुंदर थी और वो मेरी सुंदरता को बड़ी ही गौर से देख रहा था। मेरी सुंदरता देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि मैं कहीं से भी उसे गरीब घर की नहीं लगती। मेरी कम उम्र और खूबसूरत चेहरा, गोरा रंग देखकर वो समझ गया था कि मैं किसी अमीर परिवार की हूँ, क्योंकि मैं सादगी में भी बहुत सुंदर लग रही थी। इंचार्ज ने आया को इशारा किया तो उसने नरमी से मेरा हाथ थाम लिया। वो मुझे चुप करवाने लगी और कहने लगी कि आओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी अच्छी सहेलियाँ भी मिलेंगी। और फिर वो मुझे अपने साथ ले गई और मैं भी खामोशी से उसके साथ चलने लगी। न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजनबी सी बेचैनी हो रही थी, ऐसा डर जिसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था। मेरी आंखें नम हो गई थी और मैं सोच रही थी कि चाची मुझे सच में हमेशा हमेशा के लिए यहाँ छोड़कर चली गई है। क्या अब मैं यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकूंगी? क्या मेरा कोई घर नहीं है? उधर इंचार्ज ने किसी को फ़ोन मिलाया और मेरे बारे में उसको सारी इन्फॉर्मेशन देने लगी। कह रही थी कि हाँ, वो यहाँ आ गई है, जैसी तुम चाहते थे बिल्कुल वैसी ही है। दूसरी तरफ का जवाब सुनकर इंचार्ज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, जैसे वो किसी खास प्लान में कामयाब हो गई हो। उधर आया ने मुझे नए कपड़े पहनने के लिए दिए और कहा कि तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, आज कुछ खास मेहमान अनाथ आश्रम में आ रहे हैं, तो सारे ही बच्चे तैयार होंगे। मैं खामोशी से हाथ में कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। मैं जिस कमरे में मौजूद थी वहाँ पर बिस्तर लगा हुआ था और एक मेरी ही उम्र की लड़की वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। वो मुझे बड़ी गौर गौर से देख रही थी और धीमे धीमे अपने आप से मुझे देखकर कुछ बातें कर रही थी। मुझे उसका कुछ समझ नहीं आया और मैं बाथरूम में कपड़े बदलने के लिए चली गई। कपड़े बदलने के बाद मेरे चेहरे पर एक अजीब से डर का साया लहराने लगा। पता नहीं मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्या चाची ने मुझे सच में छोड़ दिया? बस यही सारे सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहे थे, मगर मुझे जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा जो पूरी तरह से सूजा हुआ था। रो रो कर मेरा चेहरा लाल होने के साथ साथ सूज भी गया था। तैयार होने के बाद मुझे बाहर हॉल में ले जाया गया, जहाँ पर और भी बच्चे तैयार होकर लाइन में खड़े हुए थे और वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी खास मेहमान के आने की तैयारी हो रही है। जब मैं नए कपड़े पहनकर बाहर आई तो सब ने एक पल के लिए मुझे घूर कर देखा। मुझे लाइन में खड़े होने का इशारा दिया गया। मैं लाइन में खड़ी हो गई। वो लड़की जो मुझे कमरे में मिली थी वो मुझसे पहले लाइन में खड़ी हुई थी। मुझे देखकर उसने धीमी आवाज़ में कहा कि बेचारी, अब पता नहीं इसके साथ क्या होगा। मैंने उसके मुंह से ये शब्द सुने थे। फिर हम सब लोगों को आगे चलने के लिए कहा गया और फिर हम लोग दूसरी जगह दाखिल हुए। एक बच्चा भागते हुए आया और अचानक मुझसे टकराकर गिर गया। मैं भी लड़खड़ा गई और दीवार से जा लगी। वो बच्चा घबरा गया और कहने लगा, अरे अरे सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी इंचार्ज ने उसे गुस्से भरी नज़र से देखा। बड़ी ही अजीब बात थी कि अनाथ आश्रम में मेरे साथ जो बिहेवियर किया जा रहा था वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। थोड़ी देर के बाद एक नौकरानी ने चुपके से आकर इंचार्ज के कान में कुछ कहा। मैंने इंचार्ज की नज़रें पढ़ने की कोशिश की, मगर उसकी नज़र में कुछ ऐसा था जो मेरी नज़र में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद एक बड़ी सी गाड़ी अनाथ आश्रम के बाहर आकर रुकी। गाड़ी से एक काला चश्मा और महंगे कपड़े पहने हुए औरत बाहर निकली। उसके पीछे पीछे दो आदमी और भी थे, वो उसके गार्ड्स थे। तभी अनाथ आश्रम के सारे नौकर नौकरानी उसका स्वागत करने के लिए चले गए। इंचार्ज ने खुश होते हुए कहा कि मैडम, आपका ही इंतज़ार हो रहा था। मुझे दूसरी लाइन में खड़ा कर दिया गया था जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। मैं इस नए माहौल से कुछ घबराई हुई थी। ऐसे इर्द गिर्द छोटे बच्चे बैठे हुए थे जो आपस में बातें कर रहे थे और खुश लग रहे थे। मुझे इन सब के बीच अजनबी होने का एहसास लग रहा था। पता नहीं ये जगह कैसी है, मैं यहाँ कैसे रहूँगी। चाची मुझे सच में छोड़कर जा चुकी हैं। मेरे दिमाग में सवाल ही सवाल थे। इसी दौरान हॉल के सामने एक बहुत ही सुंदर शक्ल वाले आदमी आ गए। उनके चेहरे पर नरम मुस्कुराहट थी। उनके आते ही वहाँ पर बच्चों में हलचल सी होने लगी और बच्चे जोश से उछलने लगे, जैसे वो उस आदमी को पहले से ही जानते हों।
उन्होंने सारे बच्चों से पूछा कि कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। सारे बच्चों ने ही एक साथ होकर जवाब दिया कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने खुश होकर कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और फिर कहा कि आज रात के खाने में आपकी पसंद की डिशेस बनवाई जा रही हैं। ये सुनकर सारे बच्चे तालियां बजाने लगे। बच्चे तो इस तरह से खुश हो रहे थे जैसे कोई त्योहार आ गया हो, जबकि मैं खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी। मैंने कई सालों के बाद बच्चों को इतना खुश होते हुए देखा था और मैं अभी भी हिचकिचा रही थी। पहले उन्होंने अपने हाथों से सारे बच्चों को कपड़े बांटे। कपड़ों को देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे थे। कुछ बच्चे तो वहीं बैठकर नए कपड़े पहनने लगे। कई बच्चों की आंखों में चमक थी तो कुछ खुशी से झूम रहे थे। मेरे हाथ में भी तो कपड़े थे, क्योंकि मुझे भी कपड़े दिए गए थे। मैं उनको अपने हाथ में लेकर बैठी हुई थी। फिर हम सारे बच्चों को खाना बांटा गया। जैसे ही हम सबके आगे प्लेट लगाई गई, खाने की खुशबू चारों तरफ महकने लगी। बच्चों की खुशी अब डबल हो गई थी और खुशी खुशी सारे बच्चे खाना खाने लगे। सारे बच्चे खाना खाने में बिजी हो गए और हर तरफ से बच्चों की हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थी। ये सब देखकर मुझे नॉर्मल फील हो रहा था, जैसे ये सब कुछ हमेशा से ऐसा ही होना चाहिए था। खाने के साथ सबको मीठा भी बांटा गया था, जिसे देखकर सारे बच्चों ने खुशी से तालियां बजा ली। उस दिन मैंने भी पेट भर के खाना खाया था, क्योंकि कई दिनों से मैं भूखी थी। मैंने खाना खाया और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। मैं सोचने लगी कि ये कोई हकीकत है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ, और मैंने एक लम्हे के लिए खाने का निवाला हाथ में लेकर आंखें बंद कर ली थी और सोचने लगी कि ये खाना मेरे लिए सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं था, बल्कि मैं भी इन बच्चों की तरह पेट भरकर खाना खाने का हक रखती हूँ। मैं चाहती थी कि मुझे इसी तरह से पेट भरकर हमेशा खाना मिलता रहे, मैं कभी भूखी न रहूं। जैसे ही सारे बच्चे खाना खाकर फ्री हुए, अचानक बच्चों को नींद आनी शुरू हो गई। सारे बच्चे एक एक करके जमाइयाँ लेने लगे। आया, जो बच्चों को खाना खिलाने में उनकी मदद कर रही थी, वो सब उनको बड़े बड़े और खुले हुए कमरों में छोड़कर आ रही थी। मुझे भी बहुत तेज की नींद आने लगी थी, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ घूम रहा है। एक आया ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे भी उठाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे। आया मुझे कमरे की तरफ लेकर चली गई और फिर हम लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। अचानक मेरे दिमाग में आया कि ये मुझे कहाँ ले जा रही है, लेकिन मुझे नींद इतनी तेज़ आ रही थी कि मेरे होश उड़ रहे थे। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैंने देखा कि ये रास्ता बाकी कमरों की तरफ नहीं जाता। ऊपर एक बड़ा सा कमरा बना हुआ था, जिसके दोनों तरफ दरवाजे नज़र आ रहे थे। अंधेरा छाया हुआ था और खामोशी भी थी। पता नहीं ये कौन सा रास्ता था। बाकी सारे बच्चों को तो नीचे ले जाया गया था, मगर मुझे क्यों ऊपर लेकर जा रही है? ये सब देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। वो मुझे कमरे के अंदर ले गई। कमरा काफ़ी बड़ा था। अंदर एक बड़ी सी खिड़की थी, जिससे चांद की चांदनी आ रही थी। कमरे में एक महंगा सा बेड और सोफ़ा रखा हुआ था। ये कमरा मामूली बच्चों के कमरे की तरह नहीं था। आया ने मेरे कान में धीरे से कहा, ये तुम्हारा कमरा है बेटा, अब यहाँ पर आराम से सो जाओ, कल तुम्हारी एक नए दिन से शुरुआत होगी। मैं कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे नींद इतनी गहरी आ रही थी कि मैं मुश्किल से अपनी पलकें भी नहीं खोल पा रही थी। तभी मेरे कानों में दूर कहीं से इंचार्ज की आवाज़ आई, जो फ़ोन पर किसी से कह रही थी कि मैं उसे कमरे में लेकर आ गई हूँ, बस अब सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा। लेकिन मैं अभी भी कोई हरकत नहीं कर पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं बेड तक आई और तकिए पर सर रखकर गहरी नींद में सो गई। धीरे धीरे रात गुजरने लगी। अनाथ आश्रम के बाकी सारे बच्चे भी अपने अपने बिस्तर में सो रहे थे, लेकिन मेरे लिए ये रात मामूली नहीं थी। रात भर मेरे साथ क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब सुबह के समय मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा शरीर काँप रहा था और बुखार से जल रहा था। मेरा सर भी भारी हो चुका था और आंखें बोझल थीं। मैं करवट लेना चाहती थी, मगर मेरा शरीर कोई हरकत नहीं कर पा रहा था। अचानक मुझे दरवाज़ा धीरे से खुलने की आहट हुई। 2 लोग थे जिन्होंने मुझ पर नज़र डाली। उनमें से एक तो आया थी और दूसरा डॉक्टर था। मैं अभी भी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। इसे बहुत तेज़ बुखार है और जल्द ही दवाई देनी होगी, ये बात डॉक्टर ने आया से कही थी। आया ने जल्दी से सर हिलाया और शीशे की बोतल में से चम्मच में दवाई डाली और मेरे मुंह पर लगाने लगी ताकि मैं इसे पी लूं। मैंने अपने खुश्क होठों पर रखी उस दवाई को पी लिया था, मगर मुझे ये दवाई बड़ी ही अजीब सी लगी थी, लेकिन मैं कुछ भी कहने या करने के काबिल नहीं थी। आया ने घबराते हुए डॉक्टर से कहा कि ये लड़की ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, देखना यह है कि दवाई का असर कैसा होता है।
वो दोनों खामोशी से मुझे वहाँ बिस्तर पर छोड़कर चले गए थे, लेकिन कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उधर ही दरवाजे पर खड़ी अनाथ आश्रम की इंचार्ज ये सब कुछ देख रही थी। डॉक्टर ने जाकर उसे बताया कि इसे टाइम से दवाइयाँ देना, अभी ये कुछ भी करने की हालत में नहीं है। 2 घंटे बाद फिर से मुझे वही दवाई दी गई थी और बेहोशी की हालत में मैंने फिर से उसे पी लिया था, लेकिन उन्हें ये सब कुछ करता हुआ किसी ने देख लिया था। वो वही लड़की थी जो मुझे कमरे में मिली थी और उसका नाम रेखा था। उसकी उम्र भी मेरी उम्र के जितनी ही थी, लगभग 13-14 साल। वो किसी को कमरे में न देखकर खामोशी से मेरे बिस्तर पर आई और मुझे गौर से देखने लगी। उसने मेरा जायज़ा लिया। उसे मेरे शरीर पर जख्म के निशान दिखाई दे गए थे, जिसकी वजह से वो डर गई थी। 3-4 दिन के बाद मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैं काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रही थी, लेकिन मेरा बुखार उतर चुका था, मगर मेरी आंखों में डर जमा हो गया था और मैं पहले से भी खामोश हो चुकी थी। उसी दिन इंचार्ज ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से उनके कमरे में दाखिल हुई। वो कमरा वैसा ही था जैसा उस रात वाला कमरा था और ये वही औरत थी, वही अमीर औरत जो उस दिन बड़ी सी गाड़ी में अनाथ आश्रम आई थी। इनका नाम प्रिया सिंह था। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि कैसी तबीयत है। मैंने धीरे से सर झुका लिया। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ की उंगलियों को टेबल पर रखा और अपनी बात कहनी शुरू की। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये दुनिया बड़ी ही जालिम है। जो लोग अनाथ होते हैं उनके लिए ये दुनिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर उन्हें संभाला न जाए तो वो सड़कों पर भीख मांगने लगते हैं या फिर किसी के घर में नौकरी करने लग जाते हैं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर तुम्हें पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए जाएंगे, यहाँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखा जाएगा, टाइम से खाना दिया जाएगा, कोई काम भी नहीं करवाया जाएगा। मैंने अपनी नज़र उठाकर गौर से उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर तुम समझदार हो तो ये जगह तुम्हारे लिए स्वर्ग जैसी साबित हो सकती है। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, बस अपनी किस्मत को कबूल कर लो। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये सब सच है। मैंने हैरान होते हुए और डर के साथ उनको देखा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सबके साथ ऐसा ही होता है, तुम्हें भी जल्द इस सब की आदत हो जाएगी। यहाँ लड़कियों को इसी तरह से रखा जाता है और तुम्हारे साथ भी वो सब कुछ हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था, इसलिए अब तुम यहीं की होकर रह जाओगी। ये सब सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। उसने ये भी बताया था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है और ना ही तुम्हें यहाँ कोई बचाने आएगा। बेहतर यही होगा कि खामोश रहो और जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसे बर्दाश्त करो। मेरा दिल चिल्ला उठा था मगर ज़ुबान खामोश थी। अब तो मैं सच में डर गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी और दीवारों को घूरती रहती थी, जैसे मैं किसी अंधेरे में गुम हो गई हूँ। कई दिनों तक मेरे साथ रात को यही सब चलता रहा। मुझे नशे की दवाई देकर कमरे में भेज दिया जाता था, जिसकी वजह से मैं कई कई दिन तक बेहोश रहती थी और मेरे साथ गलत काम किया जाता था। लेकिन इस सब की वजह से मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। मेरा शरीर पूरी तरह से टूट रहा था। यहाँ पर सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि और भी बच्चियाँ थीं। रेखा, जो कि ज़्यादातर मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी और मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, अब उसके साथ जल्द ही मेरी दोस्ती हो गई, क्योंकि वो मेरी खामोशी और उदासी को अच्छी तरह से समझती थी। वो खुद भी इस सब से गुजर चुकी थी। एक रात जब सारे बच्चे सो चुके थे तो रेखा ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तुम भी सोच रही हो कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। उसने मुझे धीमी आवाज़ में बताया था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा मगर कहा कुछ भी नहीं था। उसने मुझे बताया कि मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह से यहाँ आई थी, बिल्कुल ऐसे ही हालत में, डरी हुई और बेसहारा। मुझे भी शुरू में लगा था कि ये जगह मेरे लिए ठीक है, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। मैंने डरती हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसने मुझे बताया कि ये अनाथ आश्रम नहीं है अनु, ये एक कैद खाना है जहाँ हम सब सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज़ है, जो जिसे चाहे जब इस्तेमाल करके जा सकता है। ये सब सुनकर तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने आगे कहा कि यहाँ से कोई नहीं बच सकता जब तक कि किस्मत किसी पर मेहरबान न हो। मेरी तो धड़कनें ही बेचैन हो रही थी और मैंने रोती हुई आंखों से कहा कि क्या मैं भी यहाँ से नहीं जा सकूँगी। रेखा ने मुझे कुछ नहीं कहा, बस वो खामोशी से दूसरी तरफ देखने लगी। लेकिन उसकी खामोशी में एक चीख छुपी थी जो शायद किसी ने नहीं सुनी थी। अविनाश सिंह शहर के जाने माने अमीर आदमी और सोशल वर्कर थे। दुनिया भर से लोग उन्हें ट्रस्ट के नाम पर पैसे भेजते थे ताकि इन गरीब और अनाथ बच्चों की ज़रूरत का सामान आ सके।
इस अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों को न सिर्फ जगह दी जाती थी, बल्कि उन्हें जिंदगी के बेहतर मौके भी दिए जाते थे। वो खुद भी इन बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते थे, मुस्कुराकर उनके सर पर हाथ रखते थे और उनके साथ मिलजुल कर रहते थे। बाहर की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम और चर्चा था। लोग उनकी शराफत की मिसाल देने के साथ साथ तारीफें भी किया करते थे, लेकिन इस सब के पीछे की कहानी कोई नहीं जानता था, सिवाय अनाथ आश्रम के इन मासूम बच्चों के। उधर डीएसपी राजेश वर्मा की गर्भवती पत्नी सोनिया वर्मा भयानक हादसे का शिकार हो गई थी। जब उन्हें बताया गया कि वो कभी मां नहीं बन सकती, तो सोनिया वर्मा की दुनिया ही उजड़ गई थी और उन्हें बताया गया था कि अब वो कभी मां नहीं बन सकती। इसलिए वो अब यहाँ अनाथ आश्रम में अपने पति को लेकर छोटे बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए आया करती थी। उन्हें छोटे बच्चों के साथ वक्त गुजार कर ऐसा लगता था जैसे इन बच्चों में कहीं ना कहीं उनका बच्चा भी छुपा हुआ है। यहाँ पर मौजूद सारी ही मेरी उम्र की लड़कियाँ वो सारी तकलीफ झेल रही थी जो मैं बर्दाश्त कर रही थी। एक एक करके हम सारी ही लड़कियों के साथ यहाँ पर ऐसा होता था, लेकिन अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हम सब की धीरे धीरे सेहत खराब होती जा रही थी। अविनाश सिंह, जो कि लोगों के सामने बहुत अच्छा बनकर दिखाता था, पता चला था कि ये सब कुछ उसका ही किया धरा है। अनाथ आश्रम की आड़ में यहाँ पर मासूम बच्चों की जिंदगी और इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सोनिया वर्मा, जो कि डीएसपी राजेश वर्मा की पत्नी थी, वो उनके साथ जब यहाँ आती थी तो मेरे साथ भी बहुत अच्छे से बातचीत करती थी और हम सब के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आती थी। एक दिन वो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कई बार उदास देखा था और वो मुझसे कहती थी कि क्या तुम ठीक से खाना नहीं खाती? तुम्हारी सेहत देखकर ऐसा लगता है कि तुम खाना खाती ही नहीं हो। मगर उन्हें कौन बताता कि यहाँ अजीब अजीब तरह की नींद की दवाइयाँ देकर हमारी सेहत खराब की जा रही है। नींद की दवाइयाँ हम जैसे छोटे बच्चों को सूट नहीं करती और उन दवाइयों को देकर हमारी इज्जत को नोचा जा रहा है। उसी दिन मैंने रोते हुए सोनिया जी को यहाँ होने वाले हादसे के बारे में बताना चाहा, क्योंकि इससे बेहतर रास्ता मुझे और कोई नहीं लग रहा था। और रेखा ने भी मुझे बताया था कि हमें कुछ भी करके डीएसपी साहब को सारी सच्चाई बतानी होगी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी बच्चे ने इतनी हिम्मत नहीं की थी कि वो किसी के खिलाफ जा सके, और हम बच्चे कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। अब मुझे उनकी पत्नी से बात करने का मौका मिल गया था। वैसे भी वो दोनों पति पत्नी मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे। एक मैं ही थी जो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। उनसे बात करते समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने सोनिया दीदी का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि दीदी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं यहाँ पर कैद महसूस करती हूँ। मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। मैं परिंदों की तरह खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद नहीं करोगी? सोनिया जी ने हैरानी से मेरा चेहरा देखा। उन्होंने मेरे गाल पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने उनसे कहा कि जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये जगह जैसी दिखाई देती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ इन दीवारों के पीछे हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म होता है। ये तो शायद आप भी नहीं देख सकती। मेरी बात सुनकर सोनिया जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उन्होंने कहा कि क्या मतलब? इस अनाथ आश्रम के मालिक अविनाश सिंह जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं और यहाँ के बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये सब तुम कैसे कह सकती हो कि यहाँ बच्चों के साथ कुछ गलत होता है? मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ। यहाँ सब कुछ एक धोखा है। अनाथ आश्रम के नाम पर कुछ और है। बस आप यहाँ पर गौर से देखने की कोशिश कीजिए। जो हकीकत आपको नजर आएगी उसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी बातों से सोनिया जी के हाथ पैर ठंडे हो गए थे। उन्होंने ये बात खामोशी से अपने पति डीएसपी साहब को भी बताई तो वो भी परेशान हो गए, मगर उन्होंने फैसला किया कि वो इंचार्ज से मेरे बारे में बात करेंगे। लेकिन जब उन्होंने वहाँ की ऑनर से मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कहा तो इंचार्ज और वहाँ के स्टाफ ने रुकावट डालने की कोशिश की और कहा कि ये लड़की यहाँ पर सेफ है और इसे यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी दी जा रही है, फिर इसे इस तरह अचानक यहाँ से ले जाना ठीक नहीं होगा। डीएसपी साहब आगे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनको भरोसा दिला दिया गया कि हम पर भरोसा कीजिए, यहाँ सिर्फ वही लड़की नहीं बाकी और भी बच्चे रहते हैं और उनका हम अच्छे से ख्याल रखते हैं। मगर काफ़ी बहस के बाद डीएसपी साहब कामयाब हो गए थे और उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाला। ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि वो मुझे अपने घर अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। बस वो मुझे वहाँ के गेट से लेकर निकल ही रहे थे, इतने में ही बड़ी सी गाड़ी आकर वहाँ रुकी, क्योंकि वहाँ के स्टाफ ने अविनाश सिंह जी को फ़ोन करके बता दिया था मेरे बारे में और उस गाड़ी में वही आए थे।
उन्होंने भी मुझे रोकने की कोशिश की और अविनाश सिंह के आदमी ने उनको एक फाइल भी दिखाई थी। उस फाइल में लिखा हुआ था कि मुझे अनाथ आश्रम से बाहर ले जाना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा था कि ये लड़की यहाँ पर रजिस्टर है और इसे यहाँ से ले जाना कानून के खिलाफ जाना है। मेरा दिल तो धक से रह गया था। अगले ही लम्हे अविनाश सिंह खुद आगे बढ़े और कहने लगे कि इस फाइल में जो कुछ भी लिखा है वो सब सच है। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट छाई हुई थी। उन्होंने डीएसपी साहब से कहा कि मैं जानता हूँ कि आप इस लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। रेखा ने मुझे बताया था कि यहाँ से किसी भी लड़की को वापस नहीं भेजा जाता। हालांकि बच्चों में जितने भी लड़के हैं उनको भेज दिया जाता है, वो भी उन लोगों को जो सूनी गोद लेकर यहाँ आते हैं और बच्चों को अडॉप्ट करके चले जाते हैं और उन लोगों को भारी रकम दी जाते हैं। लड़कियां उनके काफ़ी काम में आती हैं, इसलिए ये लड़कियों को जवान होने तक अपने अनाथ आश्रम में 17 साल के होने तक अपने अनाथ आश्रम में ही जगह देते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अविनाश सिंह अपनी चाल में कामयाब रहा था। सोनिया जी ने मेरा सहमा हुआ चेहरा देखा जो उदास था और मेरा हाथ थामकर कहने लगी कि अनु, क्या तुम हमारे साथ जाना चाहती हो? मैंने आंखों में आंसू लेकर फौरन ही सर हिला दिया क्योंकि मैं यहाँ से जाना चाहती थी। काफ़ी बहस और तकरार के बाद मुझे डीएसपी साहब के साथ भेजने की रजामंदी मिल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जीत गई हूँ, लेकिन इसके साथ ही डीएसपी साहब को अविनाश जी ने यह भी कहा था कि हमारी एक शर्त है, वो ये है कि इस लड़की को यहाँ आते जाते रहना होगा ताकि इसका कांटेक्ट हम लोगों से बना रहे। मैं रेखा की बहुत शुक्रगुजार थी क्योंकि उसने ही मेरे दिमाग में ये बात डाली थी कि मैं अगर यहाँ से निकलना चाहती हूँ तो सोनिया जी से मदद ले सकती हूँ। वो वैसे भी यहाँ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आती हैं और उन्हें किसी छोटे बच्चे की ज़रूरत भी है। उसने ही मुझे यहाँ की एक एक हरकत के बारे में बताया था और पता नहीं ये बात कैसे सब लोगों को पता चल गई थी कि मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए रेखा ने उकसाया था, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी। इन लोगों के हिसाब से रेखा ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया था जिसका अंजाम सब जानते थे। डीएसपी साहब और सोनिया दीदी मुझे अपने घर ले गए थे। उन्होंने मेरा वहाँ पर बहुत ख्याल रखा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मैं उन दोनों के साथ अनाथ आश्रम दोबारा वापस आई तो यहाँ का नज़ारा ही बदला हुआ था। सारे बच्चों के चेहरे पीले पड़े हुए थे और हॉल में एक अर्थी रखी हुई थी। ये रेखा थी जो इस दुनिया से जा चुकी थी। उसको ज़मीन पर लेटा हुआ देखकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं यहाँ से वापस जा रही थी तो रेखा को अंतिम समय में मुझसे मिलने भी नहीं दिया गया था और वो इस बात से बहुत खुश हुई थी कि मैं यहाँ से आज़ाद हो गई थी। मगर मैं उसे भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना कोई मामूली बात नहीं थी। मैं रोते हुए उसकी लाश के पास गई और मैंने उससे कहा कि रेखा, तुमने तो कहा था कि हम दोनों मिलकर सब कुछ बदल देंगे, तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं दहाड़े मारकर रो रही थी, लेकिन सब खामोश खड़े हुए थे, जैसे उन्हें कुछ कहने की परमिशन न हो। अरविंद सिंह जी की पत्नी वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि अब इस बच्ची का अंतिम संस्कार करने के लिए इसे ले जाओ, मगर मैं रोते हुए बार बार रेखा को जाने से मना कर रही थी। लेकिन अरविंद सिंह जी की पत्नी ने कहा कि बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो मर गई है। उसका हमने काफ़ी इलाज करवाया, मगर उसका इलाज पॉसिबल ना हो सका। वो लोग वहाँ से जा चुके थे और रेखा की लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले गए थे और मैं ये सब कुछ देखकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ मेरे करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने अपनी मुट्ठी खोली और एक कागज़ का टुकड़ा मेरे हाथ पर रख दिया। उसने कहा कि ये रेखा दीदी का ख़त है, उन्होंने मुझे दिया था कि अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो मैं तुम्हें ये दे दूं। मैंने जल्दी से कांपते हुए हाथों से वो ख़त पकड़ा और ख़ामोशी से उसे अपने कपड़ों में छुपा लिया। मैं ये किसी को नहीं दिखा सकती थी, लेकिन घर आने के बाद जब मैंने वो ख़त पढ़ा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। रेखा ने ख़त में लिखा था कि अनु, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम इस नर्क से निकल गई हो, मगर यहाँ सबको मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया कि मैंने तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए उकसाया था। अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने धीरे धीरे मुझे स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया और मेरे साथ गलत काम भी करवाया जाता है। मैंने अनाथ आश्रम के इंचार्ज को अरविंद सिंह जी से बातें करते हुए सुना था। उन्होंने कहा कि इस लड़की की जल्द ही जान ले लो, इससे पहले ही यहाँ से और भी लड़कियों को रवाना करवाए। मैं अपना ये ख़त तुम्हारे लिए छोड़कर जा रही हूँ ताकि तुम मुझे इंसाफ दिलवा सको और मेरे साथ साथ यहाँ पर मौजूद बाकी सारे बच्चों को भी बचा सको। ये ख़त पढ़कर मैं बहुत रोई थी और मुझे रोते हुए सोनिया जी और डीएसपी साहब ने देख लिया था।
उन्होंने जब मेरे हाथ से वो ख़त लिया और पढ़ा तो उनके भी होश उड़ गए थे। फिर मैंने उनको वहाँ पर हमारे साथ होने वाले एक एक अत्याचार के बारे में बता दिया और रेखा का वो ख़त एक मजबूत सबूत बन चुका था। रेखा की मौत स्लो पॉइजन की वजह से हुई थी और इन लोगों ने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह हैंडराइटिंग भी रेखा की ही थी, ये बात भी साबित हो गई और वो लेटर एक बहुत बड़ा सबूत बन गया था। डीएसपी साहब ने कहा कि वो वहाँ पर मौजूद बच्चों को इंसाफ दिलवाकर रहेंगे और साथ ही रेखा को भी इंसाफ मिलेगा। उन्होंने मेरा साथ देने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि बस तुम्हें अपना बयान देना होगा। डीएसपी साहब ने अरविंद सिंह जी और उनकी पत्नी को अरेस्ट करवाया और जब अरेस्ट करने के बाद उन्हें अनाथ आश्रम में आरोपी के तौर पर लोगों के सामने लाया गया तो उनकी तारीफ करने वाले लोग भी वहां पर मौजूद थे और ये सब देखकर आग बबूला हो गए थे कि इतने शरीफ इंसान को आखिर पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया है। लेकिन उनको अरेस्ट होते हुए देखकर अनाथ आश्रम की सारी लड़कियां जिनके साथ वहां पर गलत हो रहा था, उन्होंने अरविंद जी पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिया और कहा कि यही वो दरिंदा है जो हमारे साथ गलत काम करता रहा। मैंने भी रेखा का खत लोगों के सामने जाहिर किया और इस तरह अरविंद सिंह और उसकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया और उसकी हकीकत दुनिया के सामने खुलकर आ गई। वो लोग अनाथ आश्रम की आड़ में छोटी और कम उम्र की बच्चियों के साथ बड़ी उम्र के मर्दों से गलत काम करवाया करते थे और इस काम के उनसे पैसे लेते थे और जो खाना हमें दिया जाता था उसमें नींद की दवाई मिलाई जाती थी। इस तरह ये लोग पैसा कमा रहे थे और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे थे जिनको कपल्स अडॉप्ट करने के लिए आते थे वो बच्चे भी यहीं के ही थे। जो कई सालों पहले लड़कियां यहाँ पर आई थी उनके साथ गलत काम हुआ था, उनके जो बच्चे हुए थे ये वही बच्चे थे और फिर जब वो लड़कियां 17 साल की हो जाती तो उन्हें बेच दिया जाता था और फिर उनके बच्चों को भी कपल्स को अडॉप्ट करवा दिया जाता और उनसे मुंहमांगी कीमत वसूल ली जाती थी। ये धंधा कई सालों से चल रहा था और यह हकीकत जब पूरे शहर में फैल गई तो सारे लोग जो अरविंद सिंह और उसकी पत्नी की बहुत इज्जत किया करते थे और उनकी तारीफ किया करते थे, उन्होंने उसे दोष देने शुरू कर दिया और कहा कि इस इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता था कि वहाँ पर मौजूद सारे बच्चों ने अपने अपने बयान दे दिए थे और बताया था कि वहाँ पर लड़कियों के साथ क्या होता है। इस तरह और भी सारे गलत काम खुलकर आए थे जो इस अनाथ आश्रम की आड़ में ये लोग कर रहे थे। उनके साथ उनका अनाथ आश्रम का पूरा स्टाफ मिला हुआ था और उन सबको सज़ा मिल गई। उनके खिलाफ इतनी तेज़ी से कार्यवाही की गई कि उनको उनकी गलतियां सुधारने का मौका नहीं दिया गया। वहां पर मौजूद सारी लड़कियों को सरकार ने दूसरे अनाथ आश्रम में शिफ्ट करवा दिया था जहां पर सरकार की निगरानी में बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता था। और एक मैं थी जिसे डीएसपी साहब और उनकी पत्नी ने अडॉप्ट कर लिया था और उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत और प्यार दिया जिसके लिए मैं काफ़ी समय से तरसती हुई थी। अब मैं एक इज्जत और सुकून की ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन मुझे आज भी रेखा बहुत याद आती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।